हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो है ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए है, और खासकर जिनका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना आर्ट्स और कॉमर्स में सेम ही होता है। तो इकोनॉमिक्स का इससे पहले 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं, आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज जो है इकोनॉमिक्स का ये तीसरा वीडियो जो है आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें जो है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप करेंगे बिना रटे हुए, जिससे आपको जो है ना तुरंत याद हो जाए। तो चलिए इस सभा को जो है बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज की जो है पहली प्रश्न है, और टोटल जो है इकोनॉमिक्स का 23वां प्रश्न है कि बजट रेखा क्या है। देखिए, जब आप कुछ सामान खरीदे जाते हैं तो आप जो है पहले ही से अपन बजट बना के जाते हैं, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो जितना अधिक आपके पास जो पूंजी होता है उसी पूंजी को हमनी के कहते हैं बजट। और इस पूंजी को जिस बजट यानी इस बजट को जिस ग्राफ पे दर्शाया जाता है उसी को हमनी के कहते हैं बजट रेखा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी विवाह किसी न किसी का हुआ होगा कोनो साल में, तो पहला ही जो है बजट तैयार किया जाता है कि इतना पैसा में जो है शादी निपटा देना है, तो उसी जो है अधिकतम पैसा को हमनी के कहते हैं बजट। ठीक है, और उस बजट के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं कि साटा बजा के लिए इतना होगा, खाना खिलाने के लिए इतना होगा, इतना आदमी आएगा, तो उस ग्राफ को ही हम लोग कहते हैं बजट रेखा। बातें समझ गए। अब तनी इकोनॉमिक्स की भाषा में आते हैं। इकोनॉमिक्स कहता है कि बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ताओं की आय खर्च हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। ये इकोनॉमिक्स के भाषा है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आपके नोट्स में लिखे हैं, जो हमने आपको समझाया उसको आप याद रखिए कि बजट रेखा क्या करती है। तो अर्थशास्त्र की जो है ना जितने भी खर्चे होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी मालिक होती है कि नहीं। चलिए सर, इस जो है आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, आप गर्दा छुड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग वस्तुएं क्या है। उपभोग वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी वस्तु को हमनी के कहते हैं उपभोग वस्तुएं। जैसे गेहूं, चावल, उसके बाद सब्जी, ये सब क्या है, आप अपने जीवन को चलाने के लिए जो है उपयोग कर रहे हैं, तो इसे ही आप कहेंगे उपभोग वस्तुएं। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय क्या है। देखिए, व्यक्तिगत आय क्या है। आप कभी ना कभी स्कूल में आपसे मांगा गया होगा कि आय प्रमाण पत्र लाइए, तो आय प्रमाण पत्र आप अपने पिताजी या माताजी का बनाकर जो है दिए होंगे स्कूल में। तो पिताजी का बनाए होंगे तो सिर्फ पिताजी का ही बनाए होंगे, यानी एक साल में आपके पिताजी कितना कमाते हैं उसी को हमनी के बनवा के आय प्रमाण पत्र देते हैं। तो वैसे ही जो है व्यक्तिगत आय भी जो है वही है, यानी एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमाता है उसी आय को हमनी के कहते हैं व्यक्तिगत आय। खर्चा निकाल के, मतलब कि एक साल में मान के चलिए कि हम 5 लाख रुपए कमाए और ओकरा में से 3 लाख हमारे घरे में खर्चा हो गया, तो 2 लाख बचा, तो वही जो है आय कहलाता है। आय मीन्स इनकम। ठीक है सर। तो जो आपके पास एक साल में आप जितना कमा रहे हैं उसी को व्यक्तिगत आय कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा एक साल में कमाए गए पैसे को ही व्यक्तिगत आय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में जमा किए गए कोसों मतलब कि पैसा का बैंक क्या करता है। आप बैंक में जाके पैसा डाल देते हैं कि हमार जो है सूद बढ़ेगा। आप कभी सोचे हैं कि बैंक जो है आपके जमा पैसों का क्या करता है? का वो बैंक में रख ले रहता है? नहीं। जब आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तब बैंक वो पैसा जो है कोनो के ज्यादा ब्याज पे दे देता है।
उ जो है ओकरा से ब्याज कमाता है, सूद कमाता है। बात समझ गए? तो उ जो है बैंक में जमा किए गए पैसों का बैंक क्या करता है, तो कोनो के ज्यादा ब्याज पे दे देता है और ओकरा से सूद कमाता है। उहे सूद जो है आपको 2-3% दे देता है, बाकी बैंक रखले रहता है। आप कभी सोचे हैं बैंक में उतना स्टाफ काम कर रहा है, उसका फ्री में काम कर रहा है, आप पैसा भी आपका जमा रखेगा, उसके बाद आपको सूद भी देगा फ्री में? नहीं, जो आपका पैसा उसमें जमा है वो कोनो के दे के ओकरा से सूद कमाता है और वे सूद में से 2-3% आपको दे देता है, बाकी जो है वो खुद रखता है, तब भी बैंक चलता है। बात समझ गए? आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक पूर्णता लोचहीन मांग वक्र चित्रित करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णता लोचहीन मांग को जो है चित्रित करें। चित्र जो है हम बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो है समझे में नहीं आया। आइए सर हम समझाते हैं। एक पूर्णता लोचहीन होता क्या है? एक पूर्णता लोचहीन होता है कि वस्तु के कीमत में भी बढ़ोतरी हुआ और मांग में भी बढ़ोतरी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, चावल के दाम भी बढ़ रहा है और चावल के जो है बिक्री भी बढ़ रहा है, यानी जितने दाम बढ़ता है उतने बिक्री बढ़ता है। बात समझिए, आपको हम पीछे बताए होंगे कि दाम घटता है तब बिक्री बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दाम भी बढ़ रहा है और बिक्री भी बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं पूर्णता लोचहीन। आइए अब ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये नीचे वाला लाइन जो है वस्तु का मांग है, यानी कि वस्तु का मांग जो है दर्शा रहा है, और ऊपर वाला लाइन जो है वस्तु का मूल्य है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो देखिए वस्तु का मूल्य जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तब बढ़ रहा है। तो देखिए वस्तु का मांग भी तो ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो वस्तु के मांग भी बढ़ जाएगा, तो समझिए कि पूर्णता लोचहीन हुआ है। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत क्या होता है? देखिए, उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत क्या होता है उसको समझते हैं। उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत उसे कहते हैं जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ता है तथा उत्पादन के घटने से घटता है, उसे ही उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो हैं का मजदूर, जैसे आप जो है 5 गो स्टाफ खटवा रहे हैं और एगो जो है फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, ठीक है, तब 5 गो स्टाफ के जगह जो है आप कल 50 गो स्टाफ ला दिए। आप 50 गो स्टाफ ला दिए तब जो है सामान जो है 50 गुना बने लगा, और सामान जब ज़्यादा बने लगा तो आपका बिक्री भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? आप 5 गो स्टाफ से कल 2 गो आप स्टाफ बुला रहे हैं, तो आपका जो है सामान कम बनेगा, तो सामान जो है कम आप बेचिएगा। तो परिवर्ती लागत क्या है कि वैसी वस्तुएं जिसको बढ़ाने से जो है आपकी जो है बाजार में जो है वैल्यू बढ़ जाती है, आपके सामान की कीमत बढ़ जाती है, या जिसको घटाने से आपके बाजार में वैल्यू घट जाते हैं, सामान की कीमत घट जाती है या मांग घट जाती है, तो उसे ही कहते हैं उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत। जैसे किसी फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो परिवर्ती लागत हैं, यानी मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वस्तु की मांग भी जो है बढ़ जाता है, तो मजदूर हो गए परिवर्ती लागत। दूसरा हो गया कच्चा माल। कच्चा माल कहने का मतलब वैसे चीजें जो बना के जो है बेचा जाता है, ठीक है, तो कच्चा माल जब आप ज्यादा लाएंगे, कच्चा माल से जो है कोयला समझ लीजिए, कोयला अगर आपके पास 50 ट्रक आएगा तो आप ज्यादा मार्केट में भी बेचेंगे ना सर। आपके पास जो है 5 ट्रक है तो कहाँ कहाँ आप बेचिएगा, कम में बेचिएगा। तो जिसको घटाने या बढ़ाने से जो है बाजार के मांग भी जो है घट या बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं हमने के उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत। बात समझ गए? जैसे कि मजदूर, उसके बाद जो है कच्चा माल, ये सभी जो है परिवर्ती लागत हैं। चलिए आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि किसी फर्म के औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? कोई एगो फार्म है जिसके औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, फार्म के औसत उत्पाद का मतलब है कि एक फार्म जो है एक दिन में
कितना जो है सही सही वस्तु बनाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है हमार फैक्ट्री में जो है 50 गो वस्तु बना। अब 50 गो वस्तु में से जो है एगो टूटल निकल गया, एगो फूटल निकल गया, एगो टेढ़ा निकल गया, मतलब 20 गो बर्बाद हो गया। तो के गो सही सही बचा? 30 गो बचा। तो उहे 30 गो कहलाएगा हमर औसत जो है का उत्पादन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी फर्म के औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तब फर्म द्वारा एक दिन में उत्पादित की गई सही सही वस्तुओं को ही हमनी के कहते हैं किसी फर्म का औसत उत्पादन, औसत उत्पाद या औसत उत्पादन। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए हैं। इन सभी के जो है हैंड रिटेन मेरे द्वारा नोट्स लिखा गया है, खासकर इकोनॉमिक्स के और बेहतर से लिखा गया है। अब कहेंगे सर इकोनॉमिक्स खाली पढ़े से हम पास हो जाएंगे? नहीं भाई, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ये सभी के जो है हैंड रिटेन नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 120 से 150 हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 30 से 50 हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी जो है हम आपको दिए हैं, आपके अपने SGS क्लासेस में क्रैश कोर्स में दिए हैं। ठीक है, अगर आप ये एप्लीकेशन जो है फ़ोन में डाउनलोड किए होंगे तो आप इसके बारे में बखूबी जानते भी होंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे आप जाइए, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सबको डालिए। उसके बाद जो है आप क्रैश कोर्स को खरीदिए। आर्ट्स का क्रैश कोर्स वहाँ पे ज्ञानोदय बैच, आर्ट्स का क्रैश कोर्स ऑल सब्जेक्ट का दिखेगा, जो 499 रुपये का है। आप खरीद लेंगे और जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आर्ट्स में इस बार जो है आपके 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 450 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं, है कि नहीं? तो आप जो है इसमें ज़रूर आइए और जुड़िए, हमारा यह सलाह है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? देखिए, सरकार जो है दो प्रकार से, व्यय मतलब होता है खर्चा। सरकार जो है दो प्रकार से खर्चा करती है। एगो खर्चा के सरकार कहती है कि राजस्व व्यय है और दूसरा का खर्चा को कहती है कि पूंजीगत व्यय है। अब आपके मन में कि राजस्व व्यय क्या है? तो सरकार जब जो है अपन पैसा को ऐसा जगह इन्वेस्ट करती है जहां से कोनो लाभ नहीं होता है, उसे कहते हैं राजस्व व्यय। जैसे कि का तो सरकारी नौकरी वाले को जो है वेतन देना, उनको पेंशन देना। अब वेतन और पेंशन देने से सरकार के काची लाभ हो रहा है, तो वो पैसा जो है सरकार कहती है कि क्या है, तो राजस्व व्यय है, यानी राजस्व खर्चा है। ठीक है, दूसरा है पूंजीगत व्यय, यानी सरकार ऐसा जगह पैसा लगाती है जहां से उसको जो है लाभ होखे, उसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। अब कहेंगे कैसे? सड़क बनवा रही है, रेल जो है बनवा रही है, तो ये सभी पूंजीगत व्यय है, जिसमें सरकार के तारीफ भी होता है कि अरे सरकार तो सड़क बनावत हूँ, रेल देत हूँ, लेकिन आपको जो है लगेगा कि बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जब सड़क बनवा रहा है ना, आपसे टोल टैक्स लेता है, यानी उसको लाभ हो रहा है। रेल बनवा रहा है, रेल के टिकट आप कटवाएंगे, उससे उसको लाभ है, यानी लाभ वाले खर्चा को सरकार पूंजीगत व्यय कहती है, और जहां से कोनो लाभ नहीं आता है उसे राजस्व व्यय कहती है। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 31 नंबर, घरेलू मुद्रा अवमूलन एवं मूल्यह्रास का अभिप्राय बताइए। घरेलू मुद्रा जो है अवमूलन और मूल्यह्रास का जो है आपको जो है मतलब बताना है। तो देखिए क्या है, जब हमनी के देश के या किसी भी देश का जो है रुपया का महत्व जो है विदेशी मुद्रा से कम हो जाता है, तब जो है आपका घरेलू मुद्रा अवमूलन होता है या घरेलू मुद्रा जो है ह्रास होता है। जैसे कि देखिए, अमेरिका के $1 का जो है कितना वैल्यू है? 82 रुपया कुछ पैसा है। तब बताइए, हमनी के जो है ₹1 के जो है वैल्यू ओकरा भी कुछ है नहीं है वैल्यू, यानी कि हमनी के जो है घरेलू मुद्रा ह्रास हुआ है, यानी कि जिस देश का जो है
रुपया का वैल्यू जो है विदेशी मुद्रा से कम होता है उसे ही हमनी के कहते हैं घरेलू मुद्रा ह्रास। आप अपन 1 रुपया अगर अमेरिका में लेके जाएंगे नो, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा वहां, 82 रुपया दीजिएगा तब जो है आपको $1 देगा वहां। लेकिन वो जाके $1 यानी 1 रुपया लिया के इजा दीजिएगा इंडिया में तब 82 रुपया आपको मिलेगा। बात समझ में आपको आ रहा है? बिल्कुल। यानी किसी देश का जो है रुपया का वैल्यू जो है गिर जाता है तो उसे ही कहते हैं घरेलू मुद्रा अवमूलन। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हस्तांतरण भुगतान क्या है? हस्तांतरण मतलब एक हाथ से आप सामान लीजिए और एक हाथ से पैसा दीजिए, उसी को हस्तांतरण मुद्रा भुगतान कहते हैं। यानी किसी वस्तु के बदले में दिए गए भुगतान को ही हमनी के कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। ठीक है। जैसे आप गए दुकान में 1 रुपया के चॉकलेट खरीदें तो जैसे ही चॉकलेट देगा आप एक हाथ से उसे पैसा देंगे, तो आप अपन हाथ से जो है लेन देन किए हैं, इसीलिए उसे जो है हस्तांतरण भुगतान कहेंगे हम लोग। ठीक है सर। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति का बाटे बबुआ। तो मौद्रिक नीति को तनी हम आपको समझाते हैं। मौद्रिक नीति का होता है, मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक जो है अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति तनी हमर भाषा में समझिए। मौद्रिक नीति है मतलब कि मुद्रा पे कंट्रोल करना, पैसा पे कंट्रोल करना, कि पैसा जो है आज भारत में कितना बनेगा, कितना जो है सरकार के पास जाएगा, कितना लोग के पास जाएगा, ये सभी कंट्रोल को ही कहते हैं हमनी के मौद्रिक नीति। आइए, मौद्रिक नीति का कार्य जो है ना आरबीआई द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है महीने में जो है ना 2 बार, ये जो है हर एक दूसरे महीने में या महीने में 1 बार 2 बार जो है ये मौद्रिक नीति जो है नया नया बनते रहता है। अगर सब देश के अलग अलग बात है, अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो हर एक दूसरे महीने मतलब कि 1 महीना बीच करके मौद्रिक नीति का जो है का निरीक्षण किया जाता है और उसके अनुसार आपके जो है दर में, ब्याज में बढ़ोतरी या घटोतरी होते रहती है। ठीक है। आइए फिर से समझिए मौद्रिक नीति क्या है। तो मुद्रा के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, पैसे के ऊपर कंट्रोल किया जाता है आरबीआई द्वारा, उसी को कहते हैं मौद्रिक नीति। और आरबीआई जो है ना हर एक दूसरे महीने जो है इस नीति का निरीक्षण करती है। बातें समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को परिभाषित करें। आखिर ये मुद्रास्फीति क्या है, इसको जो है आपको परिभाषित करना है। ठीक है। देखिए, मुद्रास्फीति वह है जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कोनो वस्तु खरीदे गए, जैसे वो कलम खरीदे गए, कलम के पहले से जो है रेट था 5 रुपया, लेकिन अब जो है कलम के जो है रेट कितना हो गया, तो कलम के रेट हो गया 10 रुपया। तब बताइए वो कलम आप खरीदेंगे? कहेंगे कि कल तो आयल थे तो आप 5 रुपया में दे रहे थे, आज 10 रुपया में देंगे। यानी कि उसका जो है कीमत जब बढ़ा तो क्या हुआ, तो उसके जो है ना उसके क्या हुए, मांग में कमी आ गई। इसे ही कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो ओकर मांग जो है कम हो जाता है तो कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी ओकर पैसा में कमी आ जाती है। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति को तनी समझिए। सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। अब अपन भाषा में तनी हमनी के समझते हैं। सरकार आपसे जो टैक्स वसूल रही है उस टैक्स को कहाँ पे खर्च करना है, जब ये एगो नियम के अनुसार जो है किया जाता है, उसी को हमनी के कहते हैं राजकोषीय नीति। यानी सरकार द्वारा ली गई टैक्स, ली गई कर जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये एक नियम के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं राजकोषीय नीति।
बातें आपके दिलों और दिमाग में फिट हो गई होगी, हमें पूरा उम्मीद है सर। आज के इस लेक्चर में जो है आप ये सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आप एक बार जो है नोट्स आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का, कहाँ से, तो एसजीएस क्लासेस को डाउनलोड करके वहां से क्रैश कोर्स ले लेंगे। ठीक है, नोट्स देखने के बाद जो है आपको जो है अपने से एक बार आंसर लिखना है। अब लिखने के बाद जो है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ये क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं। उसके बाद आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको मजा नहीं, स्प्राइट भी आएगा, है कि नहीं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अगर जिनको इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है वहां तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।